अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर फ़तिहा एंड वेलकम टू बोर्ड प्रेप पाकिस्तान। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी कि हमने बायोलॉजी को कितनी फील्ड्स या ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फील्ड आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी से आपने याद रखना है कि मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉर्फो मतलब फॉर्म और स्ट्रक्चर, और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब कोई ऐसी फील्ड होगी जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और स्ट्रक्चर मतलब उसकी शक्ल वगैरह को देखेंगे। लाइक उसका कलर कैसा है, उसकी बॉडी की शेप कैसी है, उसकी बॉडी के ऊपर पैटर्न्स कैसे बने हुए हैं। इस तरह से हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनाटमी। एनाटमी से आपने याद रखना है कोई भी बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटमी हम मेजरली देखते हैं ह्यूमंस की, हम इंसानों की एनाटमी को देखते हैं इस फील्ड के अंदर। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमन, मतलब ख़ास तौर पे हम ह्यूमंस को देखते हैं अपनी बायोलॉजी की एनाटमी फील्ड के अंदर कि ह्यूमंस का फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये सारा कुछ हम देखते हैं एनाटमी के अंदर। उसके बाद इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसकी एग्जाम्पल है। बेटे जब भी आपने हमारे पास कोई भी फील्ड को बताने लगना है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। 3 हेडिंग्स अगर आपके पास होंगी तब ही जाके आपको बोर्ड में 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का ही आएगा। तो 3 जो सी है वो मेजर चीज़ें क्या होनी चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपने जो सा वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो को डिटेल में देखना है ताकि आपको हर बात मेरी डिटेल में समझ आ सके। और साथ ही साथ मैं आपको एंड पे, वीडियो के एंड पे या मिड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ जिसमें से आपको बोर्ड में लाजमन एक सवाल आएगा। सो आपने इसको वीडियो को एंड तक देखना है और हर पॉइंट को डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास इसका एक चीट पॉइंट क्या है। चीट पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट जिसको हम मतलब जहन में रख के ये इसको जल्दी से फटाफट याद कर सकें। आपने सबसे पहले तो नेम देखना है। जैसे ये मोर्फो है ना, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। मोर्फो से आपने याद रखना है फॉर्म और स्ट्रक्चर। एनाटमी से आपने रखना है बोनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब इन पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर रखेंगे तो आपके लिए समझना और याद करना ईजी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको अगर बोर्ड में फॉर एग्जांपल आपको सवाल आता है कि डिफाइन एनाटमी या डिफाइन मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पे आपके पास 3 जो सी हैं वो हेडिंग्स आपने लाजमन बनानी है। एक हेडिंग आपने देनी है डेफिनेशन की। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनाटमी, अगर मुझे सवाल आया अटैम्प्ट करें डिफाइन एनाटमी, तो मेरे पास पहला हेडिंग क्या होनी चाहिए, पहली हेडिंग मेरे पास होगी डेफिनेशन की। डेफिनेशन अब कहाँ से कहाँ तक होगी, एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमंस। यहाँ तक मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँगी। नेक्स्ट मेरे पास हेडिंग क्या होनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस कि हम इस फील्ड को यूज़ किस लिए करें। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, कि हमारे पास बीमारियों का डायग्नोसिस पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। मेडिसिन डिवाइस डेवलपमेंट, कि हम मेडिसिन की डिवाइसेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें ह्यूमन बॉडी का पता होगा कि कौन सा जॉइंट, कौन सी हड्डी, कौन सी बोन किस तरह से पड़ी है, तभी तो हम उसको ट्रीट करने के लिए जो डिवाइसेस बनाएंगे उसी शेप के बना सकेंगे। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इसकी हमारे पास यहाँ तक आ गई इम्पोर्टेंस। और थर्ड हेडिंग हमारे पास इसकी आएगी एग्जाम्पल की। द स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ऑर्गन्स को स्टडी करना डाइजेस्टिव सिस्टम के। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक आ जाएगा, हमारा एसोफेगस आ जाएगा, उसके बाद हमारा लैरिंक्स, फेरिंक्स, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर इंटेस्टाइन्स आएंगी, ये सारा कुछ, ठीक है। ये इसकी आओगे एग्जाम्पल। इस तरह से बच्चे जब आप 3 हेडिंग्स इसकी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये हेडिंग्स बनी हुई हैं इसकी।
इस तरह से जब आप इसकी 3 हेडिंग्स बनाएंगे ना तो 2 नंबर का सवाल आना है शॉर्ट क्वेश्चन, तो एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो आपका कोई भी मार्क्स यहाँ से डिडक्ट कर सके। मतलब 2 में से 2 तो आपके कंफर्म है, पक्के हैं, अगर आप ये 3 हेडिंग्स बना लेते हैं अपने पेपर के अंदर। तो जी नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से आपने याद रखना है फंक्शनिंग, फिजियो से आपने याद रखना है फंक्शनिंग। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम हमारी बॉडी का किस तरह से काम करता है, ये हम फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लेती हूँ। कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब वेसल्स का सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम लेती हूँ। इसके अंदर मैं क्या देखूँगी, ब्लड को देखूँगी, क्योंकि ब्लड जो सा है मेरी पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 हेडिंग्स तो ऐसे ही बन गई, फिजियोलॉजी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हो गई। अगर आप 2 भी बना देते तो 2 भी इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टो से आपने याद रखना है टिश्यू, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, मतलब बहुत स्मॉल। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंस आते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वो होती है कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब आपके पास बॉडी का कोई टिश्यू है, आप उसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना, कि आप अपनी बॉडी का टिश्यू उतारो और कहा ये देखो भाई मेरी बॉडी का टिश्यू, ऐसा तो नहीं होता। ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, हम इसको अपनी ज़ाहिरी आँख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है इसको देखने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स। टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट सेल्स को मिला के हमारे पास बनते हैं टिश्यूज़, और डिफरेंट टिश्यूज़ को मिला के हमारे पास बनते हैं ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला के हमारे पास बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स पे बेस करती है हमारी बॉडी, समझ आई। सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यू डैट हैव सिमिलर फंक्शन। सिमिलर, अब इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिवर के सेल की बात करती हूँ। मेरे लिवर के सेल्स हैं, तो हर सेल जो कि लिवर के अंदर मौजूद है उसका यही फंक्शन होगा कि उसने प्योरीफिकेशन करनी है मेरे ब्लड की। लिवर का मेजर फंक्शन यही है ना कि वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, उससे टॉक्सिन्स वगैरह निकालता है, और फाजिल मवाद जितने भी हैं उससे निकाल के हमारे खून को साफ़ करता है। तो यही हमारे पास आ जाता है लिवर का फंक्शन। तो इसका मतलब है कि लिवर के जितने भी सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनसे मिलकर जो टिश्यूज़ बने हुए हैं, टिश्यूज़ का सेम फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें इसकी कितनी हेडिंग्स बन रही हैं। एक हेडिंग ये डेफिनेशन की, देन हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस की हेडिंग बन रही है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ साइटोलॉजी। साइटो से आपने याद रखना है सेल। साइटो का मतलब होता है सेल। ये इसमें हम क्या करेंगे, अगर सेल है, लॉजी मीन स्टडी, तो मतलब सिंपल इसकी डेफिनेशन यही बनी कि स्टडी ऑफ सेल्स सच डैट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये आपका बेटा MCQ भी है कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन होंगे, टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम। तो आपने किस पे मार्क करना है, सेल पे मार्क करना है, ठीक है। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। जो साइटोलॉजी को स्टडी बुक करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट। तो इनका क्या काम होता है, ये सेल के देखते हैं कि सेल जो सा सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, ऑर्गेनेलिस कितनी कितनी प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर क्या है, एनिमल सेल के अंदर क्या है, दोनों का डिफरेंस कैसे करें, ये सारा कुछ जो सा काम है ये हमारे पास साइटोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइड पे आप ब्लू बॉक्स में आ जाएं। ब्लू बॉक्स में आपको यहाँ पे एक MCQ नज़र आ रहा है, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। आपको MCQ आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी हाउ मैनी सेल्स डू द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, आपने 30 ट्रिलियन को टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids। जो न्यूक्लिक एसिड होता है इससे हमारे पास क्या बनता है, इससे हमारा DNA बनता है, जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है DNA, ठीक है। लिपिड्स, प्रोटीन्स, हमारी मसल्स हैं, मसल्स जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड्स हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है।
तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत है, किन किन मॉलिक्यूल्स की, और कौन कौन से मॉलिक्यूल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट अब क्या काम करते हैं? ऑल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास आपने देखा होगा अक्सर हमें दवाइयाँ बनाने के लिए अक्सर ज़रूरत होती है, पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट, तभी हम दवाई बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल वो कैल्शियम पी टैबलेट्स के एग्जांपल ले लें। कैल्शियम पी टैबलेट्स उनसे एक मॉलिक्यूल है ना कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर उसकी नीड है, तो उसको नीड को करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, मेडिसिन बना दी, हमारे पास कैल्सीज बना दिए। ठीक है, यहाँ आपको वर्ड नज़र आ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर इनके जीन्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपने मर्ज़ी के ट्रेड्स, अपनी मर्ज़ी की जो सी है वो आदत पैदा करके एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है हमारे पास यहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके अंदर उन्होंने जो से थे ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया। उसके अंदर जो से अपनी मर्ज़ी का कलर उसकी बॉडी का रखा, अपनी मर्ज़ी का उसकी आई का कलर रखा, इस तरह से करके डिफरेंट तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप स्पीस से बनाते हैं, डिफरेंट जो से हैं ये प्रोसीजर करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से आपने याद रखना है, एम्ब्रियो का मतलब होता है एक फर्टिलाइज्ड एग। फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग को हम एम्ब्रियो बोलते हैं, मतलब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग जब मिलते हैं तो हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। इस स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कि फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद जब वो डेवलप हो गया उसके अंदर डिवीजन कैसे हुई, एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बना, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी, जहाँ पे भी बेटा ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट ये करते हैं, इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट वो करते हैं, उसको भी आप इंपॉर्टेंस के हेडिंग दे सकते हैं उसके ऊपर भी। टिश्यूज़ और ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे अंदर जो से है आइडेंटिफाई करते हैं कि पैदाइशी तौर पे कौन कौन सी बीमारियां, जिसको उर्दू में मौरूसी बीमारियां भी बोलते हैं। ठीक है, डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब किस कैंसर का इलाज किस तरह से किया जाएगा, हमें कैंसर बीमारी का पता होगा तो फिर ही हम उसका इलाज कर पाएंगे ना। कैंसर भी जो सा है आप जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, ये भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब पेरेंट से बच्चे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास है जीन्स को हम जेनेटिक्स से आपने याद रखना, जीन्स के अंदर जीन्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रांसफ़र हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपके भी पेरेंट्स के अगर आई कलर ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, तो आपका भी ब्लू ग्रीन ब्लैक होगा। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बाल जो उनसे हैं वो लंबे हैं, कर्ली हैं, आपका भी होगा। हाइट, इंटेलिजेंस, ठीक है, कलर, ये सारा कुछ जो सा, और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी जो सी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड जो सी हैं वो फैक्टर्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास स्टार्ट होती है, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रही हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि इसके अंदर हम जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रही हैं डिजीज़ उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसका इलाज भी कर देते हैं हम। एम्ब्रियो ही, अगर जब बेबी का भी एम्ब्रियो ही हो उसके अंदर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलिनोटोलॉजी। पैलिनोटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स
फॉसल फ्यूल्स हमारे पास, आपको पता है ना फॉसल्स क्या होते हैं, मतलब हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे और एक सर्टेन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर वो हज़ारों साल वहाँ पे रहे एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू फॉसल्स. So the examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organism. Evolutionary history मतलब कोई भी जानदार कब पैदा हुआ था, कब एवोल्यूशन उसकी क्या है. फॉर एग्जांपल हमारे पास हम डायनासोर्स की बड़ी बात करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हम साइंटिस्ट जो हमारे पास पैलिनोटोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसका फॉसिल दरियाफ्त किया था, फॉसिल निकाला था एक डायनासोर का. ठीक है, वहाँ से उन्होंने फिर उसकी जब एग्जामिनेशन की, डिफरेंट इनके टेस्ट थे, वो टेस्ट वगैरह किए, उससे पता चला कि डायनासोर जो से हमारे पास थे वो काफ़ी पुराने थे, हज़ारों साल पहले. यहाँ पे कोई और ह्यूमन से पहले भी यहाँ पे कोई स्पीशी रहती थी, उनको नाम इन्होंने डायनासोर दे दिया. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपकी डायनासोर की दी हुई है. For example, dinosaur fossils provided evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. Right? साइड पे आ जाए. हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्म का MCQ है कि सियानोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. अब ये आपके पास 3 तरह से MCQ आ सकता है या 2 तरह से तो मस्ट आ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल किसका मिला था? सियानोबैक्टीरियम का मिला था. कितने, अब ये एक तरह का MCQ का. नेक्स्ट टाइप का क्या आ सकता है कि एस्टिमेट करें सियानोबैक्टीरियम कितने पहले, मतलब कितने साल पुराना, कितने सालों पुराना था. तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं. 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है, ये सारा का यहाँ से हमारे पास 2 तरह के MCQ आ सकते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है. नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी से आपने याद रखना है कि इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे? कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम देखते हैं डिफरेंट तरह की बायोलॉजी के अंदर स्पीशीज़ की डिवीजन. इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. अब देखें, आपने इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स का वर्ड सुना होगा, तो इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन हमने कैसे की? इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ थी, उन जिनके अंदर सिमिलैरिटी होती है उसको एक ग्रुप बना देते हैं. अगर दूसरा जो सा ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है उसका एक अलग ग्रुप बना देते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. मतलब कितनी ज़्यादा डाइवर्स, कितनी ज़्यादा बड़ी है लाइफ, कौन कौन से स्पीशीज़ हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं. आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, कि हम न्यू जो से स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें. एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि पहले जो से ऑर्गेनिज्म पहले रहते थे ह्यूमन से पहले या हज़ारों साल पहले, वो कितने थे, किस किस तरह के थे, उनका बिहेवियर क्या था आपस में, ये सारा कुछ टेक्सोनॉमिस्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज़ इकोलॉजी. इको मीन्स एनवायरनमेंट, एनोलॉजी मीन्स स्टडी. इस फील्ड के अंदर हमने देखना है कि ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये कैसा रिलेशनशिप है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन organism and their environment. Ecology help to conserve biodiversity and address environmental problems. Environmental problems को हम देख सकते हैं इसके अंदर, और हम कन्वर्स बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास लास्ट थोड़े अर्सा पहले ये फ्लड्स वगैरह आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पास जो से थे इन्वामेंटल इशू था. हमारे पास प्लांट्स नहीं थे, हमारे पास ट्रीज़ नहीं थे जो, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ? फ्लड आए, उन्होंने अर्बन जो शहरी आबादी थी उसको तबाह किया. ये सारा कुछ किसका काम था देखना? इकोलॉजिस्ट का काम था. ठीक है, इसके बाद हमारे पास द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है कि इंटरकनेक्टेड कैसे हैं फॉर ऑन देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हम क्या लेके जाते हैं अपने अंदर? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हम इन्वायरमेंट से, और इन रिटर्न हम देते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करते हैं. और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और हमें देते हैं ऑक्सीजन. तो प्लांट्स और हमारे दरमियान एक इंटरकनेक्टेडनेस है ना, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ज़िंदा रहने के लिए.
ठीक है, ये हमारे पास इकोलॉजी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी का मतलब मेराइन लाइफ, समुद्री लाइफ, ओशन के अंदर की लाइफ। ठीक है, फिर हमारे पास है मेराइन बायोलॉजी। मेराइन से आपने याद रखना है ओशन, ठीक है, सी, समंदर, ओशन। मेराइन बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं, हम ओशन लाइफ को डिस्कस करेंगे। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ओशन के अंदर हमारे पास लाइफ क्या है, इसको देखेंगे। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ एंड एड्रेस मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़। मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़ मतलब मेराइन लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो रही है हमारे पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से, जो हमारे पास फिशेज़ और डिफरेंट जो से मेराइन एनिमल्स हैं, मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो से हैं वो मर रहे हैं, उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है। इस सारे इशू को कौन देखते हैं, मेराइन बायोलॉजिस्ट देखते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मेराइन लाइफ। कोरल रीफ्स हमारे पास, कोरल का लिटरल मीनिंग होता है टीनी मटीरियल, टीनी समथिंग लाइक टीनी एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द डीप सी। ठीक है, और रीफ्स का मतलब होता है कोई भी रॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डीप सी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो स्केलेटन होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो फिशेस वगैरह ना इस पे फीड करती हैं, अ वाइड वेराइटी ऑफ मेराइन लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ये आपने बस सिंपल याद रखना है कि हमारे पास जो मेराइन लाइफ होती है वो मेराइन बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़ को देखते हैं और न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से आपने, पैथो से आपने याद रखना है कोई भी डिजीज़ होगी। ठीक है, इसके अंदर हम मतलब नाम से ज़ाहिर है कि कोई हम बीमारियों को पढ़ेंगे। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। कोई भी बीमारी, डिजीज़, उसकी वजह कि वो बीमारी क्यों हुई, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स कि बीमारी होने के बाद ह्यूमन बॉडी भी क्या इफ़ेक्ट आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे पास सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको फ़ीवर है। ठीक है, कोई बच्चा है उसको फ़ीवर हो गया। अब फ़ीवर के पीछे, फ़ीवर हमारे पास एक डिज़ीज़ है, उसके पीछे वजह क्या थी, गला ख़राब होने की वजह से फ़ीवर हुआ है, उसकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन थी जिसकी वजह से फ़ीवर हुआ है, या क्या वजह है वो उसका कोज़ हो गया, और फीवर की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, उसकी बॉडी में पेन हो रही है, वो बहुत डल फील कर रहा है। ये सारे क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं। ये हम सब कुछ डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिज़ीज़ डायग्नोसिस, कि हम डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकें। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन का मतलब होता है डिज़ीज़ या बीमारी होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आपका खट्टी चीज़ें खाने से गला ख़राब हो जाता है। ठीक है, गला ख़राब होगा, आपको बुखार होगा, तो आपने बुखार को प्रिवेंट करने के लिए गंदी चीज़ें नहीं खानी, आपने पहले ही उसको प्रिवेंट कर लिया, पहले डिज़ीज़ होने से पहले उसके कहते हैं ना हिफाजती तदबीर इख्तियार कर ली, वो वाला सीन है यहाँ पे। और अब ट्रीटमेंट करते हैं, अगर बीमारी हो गई उसका इलाज। फॉर एग्ज़ाम्पल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ हाउ टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कोज कैंसर। मतलब पैथोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई क्यों है, और सेल्स जो से हैं वो कैंसरस क्यों हो गए हैं, कैसे हुए हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं हमारे पास पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारे पास होता है हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम। जैसे हर मुल्क का एक डिफेंस सिस्टम होता है ना, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम बनाया जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाती रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। और मेजरली हमारे पास इम्यूनिटी कौन कर रहा होता है, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स कर रहे होते हैं, WBCs भी इसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे पास बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी की आर्मी है। इस द ब्रांच में स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द रोल अगेंस्ट डिजीज़। इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और ये वैक्सीन को बनाते हैं, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोरोना फैला था तो कोरोना की क्या आई थी, वैक्सीन आई थी कि हाँ अगर किसी बंदे को कोरोना हो गया, उसकी बॉडी के अंदर इतनी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके, तो हम एक्सटर्नली उसकी बॉडी के अंदर जो थे वो जो सी है एंटर कर दें कोई भी कंपोनेंट जो कि उसकी वजह से बीमारी से लड़ सके। ठीक है, आपने बस इतना सा जहन में बिठा कर रखना है इम्यूनिटी के लिहाज से।
नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग्स। इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट। कोई भी ड्रग जो सी है, कोई भी मेडिसिन, उसको स्टडी करते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैनाडोल है, हम बहुत नॉर्मली कैजुअली पैनाडोल जो हैं वो खा लेते हैं। अब पैनाडोल का क्या इफेक्ट आता है, सबसे पहले हमारी जो स्टोमक है उसको अपसेट करती है पैनाडोल। तो ड्रग हमने ली, उसका काम क्या था, उसने हमारे सर दर्द को दूर करना था पैनाडोल का, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आया कि उसने सर दर्द तो साथ दूर की, साथ ही साथ उसने हमारे स्टमक को भी इफेक्ट किया, हमारे डाइजेशन पे इफेक्ट किया। दिस हेल्प डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। ये हेल्प करती है कि हम न्यू ड्रग को बना सकें। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। मतलब अगर आपने एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, आपने एक दवाई बनाई, उसके कुछ आपने इफ़ेक्ट्स देखे, आप उसको मज़ीद मॉडिफाई करके कोई नई दवाई बना लें। ठीक है, ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक। इनके अंदर हमने सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया। सो अब बारी है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। वो यही है कि आपके पास जो ये फील्ड्स हैं, हमारे पास बायोलॉजी की फील्ड्स, सब फील्ड्स एंड ब्रांचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास जो से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट तो मस्ट आएगा, डन है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब अपना